नमस्कार। टीवी 9 बिहार झारखंड का खास कार्यक्रम राग बिहारी लेकर मैं हूं भविष्य त्यागी। बिहार में चुनावों का ऐलान हो चुका है और इसी के साथ साथ चाहे महागठबंधन हो या फिर एनडीए, दोनों ही खेमों में एक तरीके से कहा जाए तो उथल पुथल मची हुई है। एक तरफ सीट शेयरिंग को लेकर यह माना जा रहा है कि सब कुछ फाइनल हो चुका है, औपचारिक ऐलान बाकी है, लेकिन इसके अलावा भी अब कई सवाल उठ रहे हैं। पहला सवाल तो यह है कि बीजेपी के भीतर किन किन नेताओं, मंत्री और विधायकों के टिकट कट सकते हैं और किन की एंट्री हो सकती है, जिन चेहरों पर इस बार बीजेपी दांव खेल सकती है। अब सबका सियासी ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो रहा है कि भाई किसका टिकट कटेगा और किसको टिकट मिलेगा। इसके अलावा सवाल यह भी है कि महागठबंधन में क्या चल रहा है, महागठबंधन में किस किस की एंट्री हो रही है या होने वाली है, और उस एंट्री में अपनी अपनी शर्त कौन क्या रख रहा है। तीसरा सवाल असदुद्दीन ओवैसी यानी कि एआईएम को लेकर भी है कि जब एआईएम बिहार चुनाव में अपना दम दिखाएगी तो कितना प्रभाव डाल पाएगी और कितना, एक तरीके से कहा जाए तो चुनावी गणित के लिहाज से किस तरीके से जीत हार में किसी भी दल के लिए वो भागीदार होगी। इन्हीं सवालों पर करेंगे चर्चा। मेरे साथ मेरे एग्जीक्यूटिव एडिटर पंकज कुमार जी हैं। पंकज जी, सबसे पहला सवाल तो बीजेपी को लेकर है। कई लोग अब सवाल ये पूछने लगे हैं कि भाई सीट शेयरिंग का ठीक है, एक फाइनल पार्टियों के भीतर फॉर्मूला हो चुका है, लेकिन इसके बाद किसको टिकट मिलने जा रहा है, किसको नहीं मिलेगा, पार्टी टिकट देने को लेकर क्या पैरामीटर सेट कर रही है, इस पर क्या कुछ जानकारी? देखिए, आपको ये बात बता दें कि कल 2 दिन से लगातार मीटिंग चल रही है और ख़ास तौर पर बीजेपी में कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको लेकर के कहा जा रहा है कि उनका टिकट कट जाएगा कि मिलेगा, और इसको लेकर के चर्चा बहुत तेज है। आपको बता दें कि तमाम बड़े नेता अपने लोगों को टिकट दिलवाने के लिए प्रयासरत हैं, क्योंकि इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि हर पार्टी के भीतर भी खेमेबंदी है। अपने समर्थकों को कैसे टिकट दिलवाया जा सके, इसके लिए भी पुरजोर लड़ाई है। अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में भी कई खेमे हैं। आप जानते हैं, एक सम्राट चौधरी का ग्रुप है, उसके बाद कहा जाता है एक नित्यानंद राय जी एक ग्रुप को लीड करते हैं, उसके बाद ये भी कहा जाता है कि एक ग्रुप ऐसा है जो खिन्न रहता है, उसको लगता है कि बीजेपी अपने रास्ते से भटक गई जी। अब बड़ा सवाल है कि आखिरकार होगा क्या। अगर हम बीजेपी की बात करें तो कहा यह जा रहा है कि वर्तमान समय में तकरीबन 20 से 23 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनका टिकट कट सकता है, मतलब सिटिंग एमएलए हैं, उनका टिकट कट सकता है। अब आप समझिए कि कुछ अगर मैं बड़ा नाम लेने का प्रयास करूं कि किन किन का टिकट कट सकता है, तो ये जानिए कि रेणु देवी का नाम आता है, बेतिया से विधायक हैं, पूर्व डिप्टी सीएम है जी। आप ये समझ लीजिए 2020 में जब सत्ता एनडीए की आई और बीजेपी ने क्या किया, 2 डिप्टी सीएम बनाए, तो रेणु देवी उसमें डिप्टी सीएम थी। अब उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनका टिकट कट सकता है। ये संभावना जताई जा रही है। अगर हम कहें तो पार्टी इनसाइडर्स ये बात कह रहे हैं कि उनका टिकट मुश्किल में है। आप हैरान हो जाएंगे, ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, बाढ़, बड़े उल्टे समय में भी इन्होंने पार्टी को जीत दिलाई है, लेकिन कहा जा रहा है कि एनडीए में बड़े नेताओं के कार्यशैली से ये परेशान है, कई बार इन्होंने आवाज उठा दी है, तो इनके टिकट कटने की भी आवाज बड़ी जोर से बुलंद होती हुई दिखाई पड़ रही है। चर्चा बहुत तेज है, पावर कॉरिडोर में कानाफूसी बहुत तेजी से चल रहा है। अब आप आ जाइए, नंद किशोर यादव पटना साहिब से स्पीकर हैं, इनको लेकर के भी कहा जा रहा है कि नंद किशोर यादव का टिकट कट सकता है, और आप हैरान हो जाइएगा कि नंद किशोर यादव की जगह खुद सम्राट चौधरी वहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं, ऐसा सूत्र बताते हैं। तो क्या पटना साहिब से सम्राट चौधरी चुनाव लड़ेंगे, ये चर्चा बड़ी तेज है। जहां तक सवाल है विजय कुमार खेमका, पूर्णिया से मंत्री हैं, कहा जा रहा है कि इनका भी टिकट कट सकता है। अब आप बताइए, विजय कुमार खेमका का टिकट कट जाए, क्योंकि इनको लेकर के चर्चाएं बहुत तेज है, इनके परफॉर्मेंस को लेकर के चर्चा बहुत तेज है। तारकिशोर प्रसाद, पूर्व डीसीएम, डिप्टी चीफ मिनिस्टर कटिहार,
इनका टिकट कटने की चर्चा बहुत तेज है। तो आप समझ लीजिए कि 2020 में जो एनडीए की सरकार बनी, दो लोग जो डिप्टी सीएम बने थे, रेणु कुमारी और तारकिशोर प्रसाद, इनकी चर्चाएं बहुत तेज है कि क्या इनका टिकट कटने जा रहा है। राम सूरत राय और आई पूर्व मंत्री, जी हां, इनके टिकट कटने की बात बड़ी तेजी से कही जा रही है। एक बार उन्होंने कई सारे सीओ का तबादला कर दिया था, चीफ मिनिस्टर ऑफिस को इन्वॉल्व होना पड़ा और उसके बाद उस सारे तबादले को रोक दिया गया। राम सूरत राय बहुत चर्चा में थे। अब कहा जा रहा है कि इनका टिकट भी कट जाएगा। अब सोचिए, नंद किशोर यादव स्पीकर, उनके टिकट कटने की चर्चा है। रेणु कुमारी, तारकिशोर प्रसाद इसी विधानसभा में वो डिप्टी सीएम के पद पर भी रहे, इनके टिकट कटने की चर्चा बहुत ज्यादा है। अब बताइए, ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, उनको लेकर के कहा जा रहा है कि विचाराधीन हो गया कि इनको टिकट मिले कि नहीं मिले, विचार किया जा रहा है। राघवेंद्र प्रसाद सिंह, बड़े नाम है। अमरेंद्र प्रताप सिंह आरा, पूर्व मंत्री रहे, ये भी बड़े नाम है। रश्मि वर्मा, नरकटियागंज, इनका भी टिकट कटने की चर्चा हो रही है। लाल बाबू प्रसाद चिरैया, इनके भी टिकट कट सकता है, मतलब विचाराधीन है। प्रमोद कुमार सिन्हा रक्सौल, इनका भी नाम आ रहा है। उमाकांत सिंह चनपटिया, इनका भी नाम आ रहा है। सुनील मणि तिवारी गोविंदगंज, इनका भी नाम आ रहा है। अब ये सारे ऐसे नाम हैं जो कि सिटिंग एमएलए हैं, फिर विचाराधीन क्यों है? विचाराधीन अगर वाकई हैं, जो हमारे इंसाइडर्स बता रहे हैं और वो भी बीजेपी के सूत्र में बता रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि पार्टी शीर्ष नेतृत्व इनके परफॉर्मेंस से खुश नहीं है। क्या जो इंटरनल सर्वे हुआ है उसमें यह लग रहा है कि ये चुनाव हार जाएंगे, ये सीट बीजेपी लूज कर सकती है, इसलिए विचाराधीन है? तो ऐसे कई मसले हैं जिसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि ये दिक्कत का सबब हो सकता है, इसलिए इनका टिकट कट सकता है। हर हालत में एनडीए अपना सरकार बनाना चाहती है, बीजेपी अपने टैली को 100% करना चाहती है, इसलिए जो भी सीट अपने हिस्से में ले रही है, बीजेपी चाहती है कि हर हाल में वहां विक्ट्री हो, इसलिए बीजेपी कदम फूक फूक कर रख रही है। सवाल गंभीर है, क्या पटना साहिब से नंद किशोर यादव का टिकट कटेगा? बड़ा गंभीर सवाल है। क्या बाढ़ से ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू का टिकट कटेगा? क्या रेणु देवी का टिकट कट सकता है? क्या तारकिशोर प्रसाद का टिकट कट सकता है? क्या अमरेंद्र प्रताप सिंह आरा पूर्व मंत्री का टिकट विचाराधीन हो गया, मतलब कट सकता है? संभावनाएं कितनी हैं? ये सारा चीज क्लियर होना है, लेकिन इन नेताओं के चेहरे पर निश्चित तौर पर हवाइयां उड़ी होंगी, क्योंकि अगर टिकट विचाराधीन है तो शीर्ष नेतृत्व इस पर विचार करेगा, जीत हार के तराजू पर इसको तौलेगा, और जीतने की संभावना अगर ज्यादा हुई, इंप्रूवमेंट का स्कोप हुआ, अगर कोई पार्टी का ऐसा लहर दिखाई पड़ेगा, तो शायद पुरानी वफादारी के नाम पे दे दिया भी जा सकता है। लेकिन विचाराधीन का मतलब ये होता है कि निश्चित तौर पर पार्टी वहां कोई नए चेहरे को उतारने का सोच रही है, जिससे एंटी इनकम्बेंसी भी हट सके। ऐसे और क्या कुछ फैक्टर है? क्योंकि जो चुनाव समिति की बैठक के बाद से चर्चाएं चल रही हैं, उसमें कहा जा रहा है कि भाई बीजेपी ने कुछ एक पैरामीटर सेट कर दिया, उसमें एक सबसे बड़ा पैरामीटर उम्र का होगा कि जो लोग जिनकी उम्र 70 से पार है उनको टिकट शायद ना मिले। इसके अलावा कुछ एक फैक्टर इस तरह के भी आ रहे हैं कि 2024 में जब नीतीश कुमार ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हासिल किया, उस वक्त कुछ लोग बगावती रुख अपना रहे थे, उनका भी शायद टिकट कट सकता है। नहीं, उस तरह के नाम तो हैं निश्चित तौर पर, और उनके नाम की वजह से निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि उनके टिकट कटने की तो पूर्ण संभावना है। मैं वो नाम ले रहा हूं जो कि आप ये जान लीजिए जिनका नाम विचाराधीन है। अब सवाल उठता अरुण कुमार सिन्हा, कुम्हरार में अरुण कुमार सिन्हा अगर टिकट नहीं पाते हैं तो यहाँ उम्र का तकाजा होगा और कोई बात नहीं होगी। अब आप देख लीजिए भगवतिया देवी का टिकट कटता है तो यहाँ वफादारी, भागीरथी देवी, यहाँ वफादारी एक बड़ा शब्द है कि यहाँ वफादारी वजह होगी। जहां तक सवाल है नंद किशोर यादव स्पीकर पटना साहिब, यहाँ फिर उम्र हो जाएगा, और अंतिम समय में नंद किशोर यादव द्वारा अपने कुछ पार्टी के नेताओं को डांटना बिठाना और तरह तरह के सवाल उठना, पार्टी के भीतर ही स्पीकर के रवैये को लेकर के चर्चा होना, ये एक मुद्दा हो सकता है। तो सवाल ये, राम सूरत राय और आई पूर्व मंत्री, परफॉर्मेंस और अपने जगह पर अपने सीट पर इनकी लोकप्रियता, ये एक बड़ा मुद्दा है। और आप देख लीजिए उमाकांत सिंह चनपटिया, परफॉर्मेंस और अपने सीट पर इनकी लोकप्रियता बड़ा मुद्दा है।
सुनील मणि तिवारी गोविंदगंज विचाराधीन है, तो इनका परफॉर्मेंस क्या है और लोकप्रियता अपनी सीट पर क्या, लोकसभा विधानसभा में क्या है। तो ये सारे ऐसे मुद्दे हैं। दरअसल देखिए, कोई भी पार्टी सीट को जीत में तब्दील करना चाहती है। अगर किसी के इंटरनल सर्वे में बड़ा प्रश्न चिन्ह है तो पार्टी नया चेहरा लाने का जरूर प्रयास करे। जी, कई लोगों के बेटे, कई नेताओं के बेटे भी इस बार चुनाव लड़ने की फिराक में। नंदकिशोर यादव का जिक्र आप कर रहे हैं, अश्विनी चौबे, उनके पुत्र जो अरिजीत शाश्वत है, उनका भी जिक्र। ऐसे ऐसे कौन से और नाम है कि भाई इन चेहरों पर अब नए चेहरे होंगे, इन पर बीजेपी दांव खेल सकती है? देखिए, अब ये देखना दिलचस्प होगा। मुझे नहीं लगता है अगर अश्विनी चौबे साइड लाइंड हुए हैं तो उनके बेटे को टिकट दिया जा सकता है। इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। और एक बार तो बीच में चर्चा ये भी उठ रही है कि पुराने बड़े नाम जैसे अश्विनी चौबे हों, आर.के. सिंह हो, ऐसे नेताओं को विधानसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है। क्या ऐसा हो सकता है? ये एक बड़ी बात है। अब देखिए ऐसा क्या होता है। और अगर अश्विनी चौबे को नहीं लड़ाया जाता है, बेटे को चांस दिया जाता है, तो समझ लीजिए कि अश्विनी चौबे की राजनीति एक्टिव पॉलिटिक्स में खत्म हो चुकी है। इसका मतलब यही निकाला जा सकता है कि फिलहाल ये जो नेतृत्व है वो अश्विनी चौबे को कहीं और देखना चाह रहा है, उनके बेटे को आगे बढ़ा रहा है। होता क्या है देखना दिलचस्प होगा, इस बात को जान लीजिए। इसी से जुड़ा सर एक और सवाल ये भी है कि स्टार चेहरे जो हैं, चाहे वो खेल जगत के हों या फिर नौकरशाही के बड़े चेहरे रहे हों, या फिर कोई फिल्म स्टार हों, उन पर भी बीजेपी चाह रही किस बार दांव खेला जाए। नहीं, उसमें नाम आ रहा है ना, मैथिली ठाकुर चुनाव लड़ने जा रही हैं। आप जान लीजिए, मैथिली ठाकुर बिहार के लिए अगर लोकगीत की बात करें तो लोग उनको जानते हैं, काफी यंग है। और कल तावड़े जी ने उनके नाम का ट्वीट किया था और फिर उसको रिट्वीट किया मैथिली ठाकुर ने। तो क्या मैथिली ठाकुर वाकई चुनाव लड़ने जा रही हैं? ये एक बड़ा सवाल है। आपने देखा पवन सिंह किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा के घर पहुंचे और ये लगा कि जैसे ठाकुर और कुशवाहा समाज के बीच में सब कुछ ठीक ठाक करने का प्रयास किया गया है। तो ये भी एक सवाल उठता है कि पवन सिंह बड़े स्टार तो हैं ही, लोग उनको सुनते हैं, गाते हैं, पर मैं बड़ा हैरान हो रहा हूं कि बीजेपी किस रास्ते पर चल रही है। अगर किसी का स्टारडम है तो उसका एक अलग फील्ड में होगा, पब्लिक लाइफ में, खासतौर पर पॉलिटिक्स में क्या है और वो कितना सफल होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि पॉलिटिक्स में बहुत कुछ चाहिए होता है, मैच्योरिटी चाहिए होता है, लोगों के प्रति कमिटमेंट चाहिए होता है। स्टारडम एक अलग चीज होती है, अच्छा गाना गाना और डांस पे, स्टेज पे परफॉर्म करना, ये सब कुछ होता है। लेकिन पॉलिटिक्स में आप क्या वाकई सफल हो पाएंगे? हमने बहुत सारे लोगों को असफल होते देखा है। अमिताभ बच्चन ने पॉलिटिक्स से किनारा कर लिया। बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो पॉलिटिक्स में बहुत लंबा चल नहीं पाए। तो क्या ये लोग चल पाएंगे? ये गंभीर सवाल है। लेकिन हाँ, बिहार बीजेपी में यह देखा जा रहा है कि पवन सिंह और मैथिली ठाकुर दो ऐसे नाम हैं जिनकी एंट्री एक्टिव पॉलिटिक्स में होने जा रही है और ये लोग बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ सकते हैं। बिल्कुल ठीक है सर, महागठबंधन की तरफ आते हैं। उसमें भी थोड़ा उथल पुथल है। कई प्लेयर्स जो हैं उनकी एंट्री की बात हो रही है और वो उनकी शर्तें भी कुछ सामने आ रही हैं। उस पर क्या अपडेट है? देखिए, उस पर अपडेट ये है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो महागठबंधन में अपना भागीदारी चाहती है और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 12 सीटों की डिमांड की है। अब जेएमएम अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को बिहार भेज रही है, बातचीत होगी जेएमएम से। जेएमएम और आरजेडी के बीच कितने सीटों पर बात बनती है, ये देखना दिलचस्प होगा। और दूसरी तरफ आप देख लें कि इस बार तो वीआईपी भी महागठबंधन का हिस्सा हो रही है, बन चुकी है। तो उसको कितनी सीटें मिलती हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। अगर आप आईपी गुप्ता की बात करें तो आईपी गुप्ता भी इस बार महागठबंधन में आ रहे हैं, तो उनको कितनी सीटें मिलने जा रही है, ये बड़ा दिलचस्प होगा। क्योंकि हमारी जानकारी में आईपी गुप्ता 8 से 10 सीट पर लड़ेंगे, ये उनकी मांग रही है। तो क्या 8 से 10 सीट उनको मिल सकेगा, ये बहुत दिलचस्प है। 12 सीटें जेएमएम मांग रही है, आरजेडी 2 सीट देने को तैयार है। 2 और 12 के बीच में कहां बात बनेगी, ये समझना बहुत दिलचस्प है। जहां तक सवाल है वीआईपी का, तो वो 60 सीट मांग रही थी। 60 तो मुझे प्रैक्टिकली संभव नहीं दिखता है, पर क्या 30 भी मिल पाएगा, इसकी भी संभावना कितनी है। और मैं खुद जब मुकेश साहनी आए थे मुजफ्फरपुर में भी हमने उनसे बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि 30 सीट
कितना सीट मिलेगा वो तो देखा जाएगा, हम भी अपने घटक दलों के कंफर्ट को देखेंगे, लेकिन हम हर हाल में डिप्टी सीएम बनेंगे, ये हम अनाउंस कर दे रहे हैं। तो मुकेश सहनी हर हाल में डिप्टी सीएम का पद चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सीट चाहते हैं। अब उनको महागठबंधन में कैसे एकोमोडेट किया जाता है, ये भी एक गंभीर सवाल है। तो सवाल कई हैं, जवाब आने बाकी है। अब लड़ाई हर घटक दल के बीच में है एक गठबंधन में कि हमें कितना मैक्सिमम सीट मिलता है। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, वो सबको कैसे एकोमोडेट करती है, ये देखना दिलचस्प है। अब बड़ा सवाल उठता है कि अगर सबको अकोमोडेट करती है तो आरजेडी ताकतवर तो होगी, क्योंकि जेएमएम अगर बिहार झारखंड के बॉर्डर को आप देख लें तो उस बॉर्डरिंग इलाके में जेएमएम ताकतवर तो है ही, और अगर आप उसको अपने साथ लेकर के चलते हैं तो आपकी ताकत में इजाफा तो होगा ही। आईपी गुप्ता ताती तत्वा की पार्टी है, ताती तत्वा की पार्टी होने की वजह से आईपी गुप्ता, जो कि अपने आप को उसका लीडर क्लेम कर रहे हैं, इस बार उनकी असली परीक्षा होगी। पर उनकी सभा पे आप गौर फरमाएं, जितने लोग आ रहे हैं, जिस तरीके से उनकी तारीफ कर रहे हैं, जिस तरीके से उन पे विश्वास और भरोसा जता रहे हैं, तो आईपी गुप्ता मुझे लगता है कि एक नई खोज तो है बिहार की पॉलिटिक्स के लिए। और सही में जिस तरीके से भीड़ उनकी सभा में आ रही है, वो चुनावी परिणाम में तब्दील होता है तो मुहर तो लग जाएगा ना जनता का, कि जनता सिर्फ भीड़ के ही रूप में नहीं आ रही थी, आईपी गुप्ता को नेता के तौर पे भी देखना चाहती है। और आईपी गुप्ता ज्यादा वोट लाते हैं, ताती तत्वा वोट को काट लेते हैं, तो बड़ा डैमेज किसको होगा? एनडीए को होगा। तो एनडीए को नुकसान होगा, यहां महागठबंधन मजबूत होगी और आईपी गुप्ता एक नेता के तौर पर स्थापित होंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि एक नई पार्टी इस तरह से कैसे परफॉर्म करती है, ये देखना दिलचस्प होगा। वीआईपी पार्टी पिछली बार अलग चुनाव लड़ी, महागठबंधन ने साथ नहीं लिया, वो चली गई एनडीए में, एनडीए के साथ मिलकर के लड़ी, कुछ सीट पर चुनाव भी जीती, वो मंत्री भी बने, लेकिन 1.5 साल के बाद उन्होंने छोड़ दिया एनडीए। अब वो महागठबंधन में वो कहते हैं मेरी वजह से तुम्हारी सरकार नहीं बन पाई, 12,000 के आसपास वोट जो महागठबंधन को कम आया, इसीलिए तेजस्वी सीएम नहीं बन पाए। तो इन सब चीजों को अगर तेजस्वी खत्म करना चाहेंगे तो इनको प्रॉपरली अकोमोडेट करेंगे, और अकोमोडेट करेंगे तो सीटों का बंटवारा करेंगे। अब ये बंटवारा कोई आसान काम तो है नहीं, हर पार्टी का अपना एक एस्पिरेशन है, उसको किस तरीके से ये लोग फुलफिल कर पाते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल इतना तो दिखाई पड़ रहा है कि आईपी गुप्ता जा रहे हैं महागठबंधन में, ये दिखाई पड़ रहा है जेएमएम को महागठबंधन लेने जा रही है, वीआईपी ऑलरेडी हिस्सा बन चुकी है, इसलिए ये 3 जो अहम पार्टियां हैं उनकी एंट्री साफ साफ तौर पर महागठबंधन में दिखाई पड़ रही है। सीटों का बंटवारा कैसे होता है ये देखना दिलचस्प होगा। पर मुकेश सहनी ने पहले ही तय कर दिया, सीएम कौन होगा ये तय नहीं है, पर मुकेश सहनी ने खुद तय कर दिया कि हम डिप्टी सीएम। किस तरीके से स्टेबलाइज करेगी महागठबंधन जो है, खास करके आरजेडी अपने तमाम सहयोगी और जो संभावित सहयोगी हैं उनकी मांगों को, लेकिन एआईएम असदुद्दीन ओवैसी, इस पर उस फैक्टर को देखा जाए तो वो उसका प्रभाव क्या दिख रहा है? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी बहुत ही स्ट्रैटेजिकली चुनाव लड़ रहे हैं और 2 बात वो कह रहे हैं, इस बात को आप जान लीजिए। एक तो कह रहे हैं कि 4 का जवाब 24 से देंगे। अब आप समझिए इस 2 बात में दोनों बात छिपा हुआ है। एक तो वो मुस्लिम प्राइड जगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि तुम्हारा वक्फ छीन लिया गया, सरकार तुम्हारा कब्रिस्तान, तुम्हारा खानकाह, तुम्हारा वो सारा चीज जो तुम्हारे पुरखों से जुड़ी हुई है उसको ये सरकार छीनना चाह रही है। तो एक तरफ बीजेपी से हम लड़ना चाहते हैं, इसमें मुसलमान तुम एक साथ आ जाओ, और मुसलमान के रहनुमा हम हैं, ओवैसी हैं, उनकी पार्टी है, इसलिए तुम हमारे साथ नहीं आए तो तुम अपने ही कौम का बुरा करोगे, तुम अपने कौम के लिए अच्छा नहीं करोगे, तुम अपने लिए कुछ अच्छा सोच नहीं पा रहे हो। इसलिए उनके बीच सबसे बड़ा मुद्दा क्या, तो सबसे बड़ा मुद्दा वो वक्फ का उठा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो 4 के बदले 24 जीतने की बात कर रहे हैं। आप याद करिए पिछले चुनाव में वो 5 जीते थे, 4 आरजेडी ने तोड़ लिया था, और 4 आरजेडी ने तोड़ा था तो ये समझ लीजिए कि अगर हम पूरे उसकी बात करें सीमांचल की तो तकरीबन 28 सीट है।
28 में वो 4 का जवाब 24 से देना चाहते हैं, तो बड़ा नुकसान किसका करेंगे? पिछली बार भी नुकसान तो उन्होंने आरजेडी का किया था। आरजेडी कई सारी सीटों पर, 8 सीट पर सीधा ओवैसी ने हरा दिया था उनको, और 5 सीट जीत भी लिया था। तो ये समझिए कि ओवैसी अपनी प्रासंगिकता बनाए रखना चाहते हैं, और साथ ही साथ ये बताना चाहते हैं कि देखो आरजेडी तुम्हारा भला नहीं कर रही, आरजेडी तुम्हारे हक को इग्नोर कर रही है। अगर आरजेडी तुम्हारी दोस्त होती तो एआईएमआईएम को गठबंधन में लेती, मुसलमानों को उसके आबादी के हिसाब से प्रतिनिधित्व देती। वो तो आरजेडी करती नहीं है, वो तुम्हारा इस्तेमाल करती है, तुम्हारा वोट लेती है, पर तुम्हें एमपी नहीं बनाती, तुम्हें एमएलए नहीं बनाती, तुम्हें सत्ता में भागीदारी नहीं देती, तुम्हें डरा करके अपने साथ लेती है। इसलिए चेत जाओ मुसलमानों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा हक और हुकूक बचा रहे, तुम्हारा कौम जिंदा रहे, तुम सिर उठा करके बात कर सको, तो आओ एआईएमआईएम के साथ मिलो, क्योंकि असुद्दीन ओवैसी ही वो नेता है जो तुम्हारे लिए लड़ेगा, संसद में लड़ेगा, सड़क पर लड़ेगा, स्टेज पर लड़ेगा, हर जगह लड़ेगा। और ये जो आरजेडी है, ये तुम्हें एक वोट बैंक के तरह तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है। इससे इस्तेमाल होना बंद करो, सत्ता में भागीदारी मांगो। जैसे हिंदुओं में तमाम जातियां मांग रही हैं, वैसे तुम क्यों नहीं मांगते हो? 18% तुम हो तो फिर तुम्हारा डिप्टी सीएम क्यों नहीं होना चाहिए? 18% तुम हो तो उस हिसाब से तुम्हारे 20 टिकट का बंटवारा क्यों नहीं होता है? और अब अन्य जातियों में उसके आबादी के हिसाब से होता है कि भाई उनकी आबादी इतनी है तो उनका डिप्टी सीएम होना चाहिए, उनकी आबादी इतनी है तो उनको सीटें मिलनी चाहिए। और इसी मुद्दे को असुद्दीन ओवैसी सीमांचल में जबरदस्त तरीके से उठा रहे हैं, मुस्लिमों के बीच में बताना चाह रहे हैं कि आरजेडी भी तुम्हारी दोस्त नहीं है, कांग्रेस भी तुम्हारी दोस्त नहीं है, इस्तेमाल होना बंद करो, हक और हुकूक की लड़ाई जारी रखो। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो राग बिहारी में फिलहाल आज इतना ही, लेकिन अब देखिए चुनावों का ऐलान हो चुका है और अब सभी राजनीतिक दल, और चाहे एनडीए हो या फिर महागठबंधन, अपने अपने हर एक कड़ी कांटे जो हैं, चाहे सीट शेयरिंग को लेकर हो या फिर अब टिकट बंटवारे को लेकर, वो कसना शुरू कर चुकी है। और आने वाले समय में बहुत जल्द तय हो जाएगा कि किस पार्टी से टिकट मिलने जा रहा है और किसका पत्ता कटने जा रहा है। राग बिहारी में इतना ही, लेकिन बिहार से जुड़ी हर एक खबर को सबसे पहले जानने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर करिए टीवी 9 बिहार। नमस्कार।